ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का आपस में एक ऐसा अनकहा रिलेशनशिप है जिसके अंदर हर चीज एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखती है। इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही है वो हर चीज एक सिस्टम के अंदर होती है। दिन के बाद रात हो जाती है, वहीं मौसम का एक अलग चक्र है। कोई भी कण हो, कोई भी पक्षी हो, कोई भी पशु हो, हर कोई इस सिस्टम के अंदर ही रहता है। बस पानी की बूंद की तरह कभी हवा में, कभी बर्फ बन के, अलग अलग रूप बदल के अपने ही चक्र के अंदर घूमता रहता है। बहुत सारे जीव तो हमें दिखते भी नहीं है, बस हवा की तरह हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। हम भी ऐसे ही पदार्थों से बने हैं और हर अगले जीव जंतु की तरह हमारा भी एक लाइफ साइकिल है, यानी कि जीवन चक्र है, जिसमें हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में जाके ही मिल जाते हैं। हर चीज नेचर के अंदर गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। प्रकृति बहुत कुछ देती भी है और आखिर में सब कुछ ले भी लेती है। यहाँ तक कि हमारे खेत की मिट्टी भी प्राकृतिक चक्रों का एक ऐसा मेल जोल है जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ या बंजर बनाता है। जब भी ये चक्र के नियम तोड़े जाते हैं तो प्रलय आती है। इसीलिए इन चक्रों को समझना जरूरी है ताकि हम अपने खेत की मिट्टी को और उपजाऊ बना सकें, क्योंकि मिट्टी के बिना खेती नहीं है। आखिर एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? एग्री यानी कि मिट्टी, सॉइल ज़मीन, और कल्चर यानी कि द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका। यानी कि एग्रीकल्चर का मतलब हुआ मिट्टी के इर्द गिर्द जीने का तरीका। अब मिट्टी नहीं होगी तो क्या जियोगे भाइयों? तो इसीलिए आज हम क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, खेतों में लगाने के लिए किसान बहुत सारे बीजों में से कोई 2-4 फसलों का चयन करता है। इन फसलों में ज़्यादातर गेहूं और धान किसान लगाया करते हैं। और जैसे हर इंसान की अलग पसंद होती है, हर किसी को अलग टाइप का खाना पसंद होता है, उसी तरीके से फसलों को भी अलग अलग न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। और अगर हम एक ही फसल को हर साल एक ही जगह पे बार बार लगाते रहते हैं तो जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो सॉइल के, वो सारे डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो क्रॉप रोटेशन का पहला नियम तो यही है कि एक फसल को लगाने के बाद आप उसी फसल को दोबारा लगाने के लिए कम से कम 3 साल तक रुक जाए। पर फसल चक्र की एक और पेचीदा सी बात है भाइयों। कभी आपने ये बात नोटिस करी है कि मान लो आपने एक बार आलू लगाया और उसके अंदर मान लो कोई नेमाटोड की प्रॉब्लम आ जाती है, तो चाहे आप अगले साल टमाटर भी लगाते हैं फिर भी आप देखते हैं कि पता नहीं कहाँ से यही बीमारी टमाटर में भी लग जाती है। पर अगर कोई टमाटर के अलावा गोभी या और पत्तेदार सब्जी लगाते हैं आप, तो ये बीमारी उसमें नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो भाइयों, वैसे तो सारी फसलें अपने आप में अलग होती हैं, सभी फसलों की डीएनए स्ट्रक्चर यूनिक होती हैं अपने आप में, लेकिन फिर भी कुछ फसलें खुराक के मामले में और बीमारियों के मामले में काफ़ी सिमिलर होती हैं एक दूसरे से। इसीलिए हम इन सारी की सारी फसलों को उन सब्जियों के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं उनके हिसाब से उनको फैमिलीज या ग्रुप्स में बांट देते हैं। ये जो एक ही ग्रुप के अंदर या फैमिलीज के अंदर जो सारे पेड़ पौधे और फसलें होती है, उन सब में कोई ना कोई बात कॉमन होती है। वो बात उनके पत्ते हो सकते हैं, उनकी टहनियाँ हो सकती हैं, उनके फल हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, उनकी खुराक एक जैसी हो सकती है। कोई ना कोई उनमें ऐसी बातें होती हैं जो सभी में कॉमन होती हैं, इसीलिए उनको हम एक फैमिली में कंसिडर करते हैं। और वैसे तो बहुत सारी फैमिलीज होती है, बहुत सारे जेनेरा होते हैं। ये पूरी एक टेक्सोनॉमी की स्टडी होती है जिसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, हो सकता है कभी और आगे आपकी रिक्वेस्ट पे हम इस वीडियो पे हम बात कर सकते हैं। पर अभी के लिए मैं सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको आसानी से समझाने के लिए सभी खेती वाली फसलों को 7-8 ग्रुप्स में बांट के बताऊंगा कि कौन कौन सी फसलें इन पर्टिकुलर फैमिलीज में आती हैं और इन सबको हम कैसे रोटेट करें ताकि लंबे टाइम तक हमारे खेत की माटी
उपजाऊ रहे। भाइयों, ऐसा हो सकता है कि इन फैमिलीज़ के अंदर आने वाली फसलों के बारे में आप सुन के थोड़े से आश्चर्यचकित रह जाएं, पर मेरी बात को आखिर तक समझना, ज़रूरी पड़े तो ये वीडियो 2-3 बार देखना। मैं आपको सभी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम आलू और टमाटर का ही लेते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर आलू के अंदर कोई बीमारी आ जाए तो वो टमाटर के अंदर भी बहुत जल्दी आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आलू और टमाटर देखने में अलग होंगे, लेकिन दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। दरअसल क्या है कि इन दोनों ही फसलों में एक पर्टिकुलर टाइप का टॉक्सिन पाया जाता है। वो टॉक्सिन नेचुरल इवोल्यूशन का रूप है, जिसके अंदर वो उनको पेस्ट अटैक से बचाता है। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर टॉक्सिन हर नाइटशेड फैमिली के प्लांट्स के अंदर मिलता है। इसके अंदर बहुत सारी फसलें आती हैं, जैसे बैंगन हो गया, मिर्ची, शिमला मिर्ची, और इसीलिए अगर आप इन फसलों के साइंटिफिक नाम देखेंगे तो उनमें भी आपको काफ़ी सिमिलैरिटी दिखेगी। चलिए अब दूसरे टाइप की फसलों पे बात करते हैं। तो नंबर 2 पे हमारी गोभी वाली फैमिली आती है। इस फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितनी भी फसलें होती हैं, वो सारे मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि सरसों से। अब सुनने में तो अजीब लगेगा कि यार गोभी और सरसों एक जैसी क्यों हो सकती है, पर अगर आप इन सभी फसलों के फूल देखें तो आपको इनकी सिमिलैरिटी दिखाई देगी। तीसरे नंबर पे हमारी बेल वाली फसलें आती हैं, जो कि घिया फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसके अंदर सारी की सारी फसलें आपकी जो बेल वाली होती है वो आ जाएंगी, जैसे कि खीरा, ककड़ी, तोरी, टिंडा, पेठा। इन फसलों की खास बात ये है कि ये सपोर्ट के सहारे बहुत लंबाई तक चली जाती हैं और इनकी जड़ें भी बहुत गहराई तक जाती है, और इसीलिए इनको भुरभुरी मिट्टी में लगाया जाता है। चौथे नंबर पे हम आपको लेग्यूम्स फैमिली के बारे में बताएंगे। इस फैमिली के अंदर आपकी जो सारी दालें हैं वो आ जाती हैं, मटर आ जाती है, आपकी सेम फली, ग्वार फली, इस टाइप की फसलें आ जाती हैं। इन सभी फसलों के अंदर जो एक खास बात है वो ये है कि इन सब के पास एक प्राकृतिक करिश्मा होता है, जिसके अंदर ये हवा का जो नाइट्रोजन है उसको ज़मीन में मिला देते हैं, और इस कदर मिला देते हैं कि अब वो आराम से दूसरे पेड़ पौधे उसे खा पाएँ, उसे कंज्यूम कर पाएँ, उसे एब्जॉर्ब कर पाएँ। इसी की वजह से ना कि सिर्फ मटर वाली फसलों को, बल्कि जो और भी इसके पास वाली फसलें हैं उनको भी नाइट्रोजन मिलने में बहुत फ़ायदा रहता है। और जैसे आपको पता ही है कि पेड़ की ग्रोथ के लिए NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। 5वें नंबर पे हमारी धनिया फैमिली आ जाती है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फसलें होती हैं, और सभी की जो खास बात है वो ये है कि इनके फूलों के अंदर खुशबू होती है, जैसे कि गाजर, जीरा, धनिया इत्यादि। जी हाँ, गाजर मूली से ज़्यादा धनिया और जीरे के करीब है, क्योंकि अगर आप इनके पत्ते देखेंगे तब समझ में आएगा कि कौन सा वाला किस फैमिली में बिलोंग करता है। खैर, 6ठे नंबर पे हमारा चुकंदर वाली फैमिली आ जाती है, और इस फैमिली में अजीब बात आपको ये लगेगी कि चुकंदर के साथ साथ पत्तेदार वाली सब्जियां भी इसी फैमिली में होती है, जैसे कि बथुआ और पालक। कभी आपने दारू पीते पीते ये सोचा था कि सामने पड़ा हुआ सलाद के अंदर तीनों जड़ों वाली फसलें, चुकंदर, गाजर और मूली, तीनों ही अलग फैमिली के अंदर बिलोंग करती है। खैर, 7वें नंबर पे हमारी घास वाली फसलें आ जाती हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी ने अपने खेतों में अभी घास ही लगा रखी है, और ये घास है आपका गेहूँ। इसीलिए इन फसलों को गाय बहुत चाव से भी खाती हैं। उम्मीद है आपने अपने खेत में बाड़ कर रखी होगी और आपके गेहूँ हवाओं से और गाय के नुकसान से बच गए होंगे। इसके अलावा यार और भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो इतनी मेजर नहीं है। उदाहरण के लिए आप ले लें तो भिंडी एक अलग फसल फैमिली में आती है। आपकी जो ये सतावर होता है वो लिली फैमिली के अंदर आती है। चावल भी एक अलग फैमिली के अंदर आती है जो वेटलैंड ग्रास वाली स्पीशीज होती है। और ये मशरूम, खुम्बी वगैरह ये फंगस फैमिली के अंदर आती हैं। इस टाइप के और बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं देता जाऊंगा तो फिर शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का आपको सिर्फ एजुकेट करने का नहीं है, पर ये भी है कि आप अपना दिमाग दौड़ाएं और अपनी रिसर्च खुद करें। इसीलिए मैं अब चाहता हूँ कि आप गूगल पे जाएं, जो ये मैंने अलग अलग आपको फैमिलीज बताई है उसके अंदर और कौन कौन सी सिमिलर फसलें आती हैं, आप उनके बारे में रिसर्च करें और नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आपको कोई पर्टिकुलर
फसल के बारे में समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है। थोड़ा बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगा और थोड़ा बहुत कुछ आप मुझे सिखा दीजिएगा। यही तो फ़ायदा है यूट्यूब का। इतनी दूर दूर बैठे बैठे हम सारे एक साथ इस ग्रुप में आ गए हैं, जिसके अंदर हम सब की एक मानसिकता है कि हम खेती में प्रोग्रेसिव फार्मर्स कैसे बने। और भाइयों, मेरा यकीन मानिए, इन टॉपिक्स को लेकर खेती के अराउंड और ज़िंदगी के अराउंड मेरे पास नॉलेज की कोई कमी ना है। बस थोड़ी बहुत टाइम की कमी पड़ जाती है, क्योंकि खेत भी देखना है, मार्केटिंग भी देखनी है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियरली आसान भाषा में अच्छी वीडियोस बना के ये बता सकूं कि आप भी कैसे मेरी तरह अच्छे नोट छाप सकते हो और सुखी की ज़िंदगी बिता सकते हो। इसीलिए अगर आपको कोई भी मन में डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई और टॉपिक कवर करवाना चाहते हो मुझसे, तो बेझिझक अपने मन की बात नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और सभी के जवाब भी देता हूँ। इसी के साथ साथ मैं महीने में एक बार Q&A सेशन करता हूँ, जिसमें मैं अलग से वीडियो बना के आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ। मैं दो बातों की गारंटी लेता हूँ कि एक तो मैं अब रेगुलरली वीडियो इसी टाइप से डालता रहूँगा, और दूसरा हर वीडियो की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होगी। आपसे मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना करिए, क्योंकि देखो यार, यूट्यूब वगैरह पे ना इतना ज़्यादा अड़ंगा आता रहता है, इतनी ज़्यादा बेकार की चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसे में अगर कोई अच्छी वीडियो को शेयर ना करे तो वो वीडियो उन सब में ना घुम जाती है। तो अब आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने भाइयों को, साथियों को और किसानों को इन वीडियोस के बारे में बताएं, ताकि वो भी ये चीज़ें जान पाए और सभी का भला हो पाए। आप ये भी ध्यान रखिए कि जब आप मेरी कोई भी वीडियो पर कमेंट करते हो, लाइक करते हो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ये बातें मुझे यूट्यूब बताता है और मुझे प्रोत्साहन मिलता है आप सब लोगों से कि यार इतने सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अलग अलग वीडियोस के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आराम बाद में कर लूँ, पहले वीडियो बना के डाल दूँ। आज के लिए इतना ही भाइयों। उम्मीद है सब कुशल है आपके यहाँ पे। जल्दी मिलते हैं अगली ही वीडियो में। जय हिंद।